नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले 3 क्लासेस ले चुका हूँ, ठीक है, और ये चौथा क्लासेस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के व्यू आए और कमेंट भी आए हमें, और बताया गया कि सर आप बहुत धीरे बोलते हैं, ठीक है, और सर वीडियो भी क्लीन नहीं रहता है। तो हम आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है वीडियो की क्वालिटी को सेटिंग में जाकर बढ़ा लें और वहाँ पे 480 से 360 पर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ठीक हो जाएगी। और जो भी वॉइस संबंधित जो दिक्कत है, जो आप लोगों को धीरे सुनाई देता है, तो आप लोग जो है वो स्पीड में जाकर 1.5x कर लें, या तो 2x भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5x पे आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। हालांकि दिल्ली सल्तनत जो है बहुत ही लार्ज है, ठीक है। इसमें कुल चार सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे, तो पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली। इसके संस्थापक जो थे अनंगपाल तोमर थे, ठीक है। अनंगपाल का मूल नाम जो था बिनाल देव था। अन्य नाम जो थे दिल्ली के वो इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख केंद्र, बगदाद द्वितीय। तोमर वंश के शासक ढिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। पृथ्वीराज रासो में वर्णित कथा के अनुसार किसी लौह स्तंभ के ढीलेपन से ढिल्लिका का नाम पड़ा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, राजस्थान के बिजोलिया अभिलेख 12वीं सदी में चौहान शासक विग्रहराज द्वारा दिल्ली का यानी दिल्ली जीतने की चर्चा है। नंबर 3 पॉइंट, 13वीं सदी के पालम बाओली अभिलेख में दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है। अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। नंबर 4 पॉइंट, सरबन अभिलेख 14वीं सदी में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क तुर्क कहकर संबोधित किया गया है। नंबर 5वां पॉइंट, 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 ईस्वी में तराई युद्ध में जन्म लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूर अपनी अंतिम सांस ली। डी कौसंबी के अनुसार राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र और सुल्तानों के बदले के साथ ही तंबू बदल जाते हैं। 6वां पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला-ए राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। नंबर 7 पॉइंट, इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली यानी प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। इसामी के अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुखारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया। जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक घेर लेते हैं, उसी प्रकार। 8वां पॉइंट है, सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों जैसे भूजपुर, पटियाली,
काम्पेल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण किया गया था। नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में निर्मित सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कोस्के सीरी, जिसे कुस्के सीरी का निर्माण करवाया, जिसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने सीरी को शहर-ए-नौ या नौ नगर कहा है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चहारदीवारी का निर्माण करवाया। 10वां पॉइंट जो है वो गियासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद शहर बसाया। यह दिल्ली का तीसरा नगर था। नंबर 11 पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर बसाया, जो दिल्ली का चौथा नगर था। जहाँपनाह नगर राय पिथौरा तथा सीरी के मध्य स्थित था। नंबर 12 पॉइंट, फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया, जो कि दिल्ली का 5वां शहर नगर था। फिरोजाबाद ही आज का फिरोज शाह कोटला है। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया। नंबर 13, जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नगर बसाया। यह छठी दिल्ली नगर थी। नंबर 14 पॉइंट, बाबर ने दिल्ली को अफ़गानों से छीनकर दिल्ली को मुग़ल शक्ति का केंद्र बनाया। नंबर 15 पॉइंट है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नगर की स्थापना की। नंबर 16 पॉइंट, मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, जिसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया था। नंबर 17 पॉइंट, शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में यहाँ शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली। 1648 ईस्वी में इसको मुग़लों की अंतिम राजधानी बनाया गया। 18वां पॉइंट, लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 ईस्वी को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित किया। नंबर 19 पॉइंट है, दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने आसारूस नादीद की रचना की थी। 20वां पॉइंट है, 1111 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया। यहाँ पर कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई, जिसका क्रियान्वयन 1912 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ। इस नई दिल्ली के स्थापत्यकार सर एडविन ल्यूटस थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस नई दिल्ली का जो स्थापत्य कार सर एडविन ल्यूटस थे। ठीक है, अगर आप लोगों को जो भी दिक्कत होगा, जैसे कि धीरे धीरे अगर सुनाई देगा, तो प्लीज़ आप 2x करके वॉइस स्पीड बढ़ा लें, और ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, हमें स्लो पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको तेज़ पढ़ने में भी दिक्कत होता है, तो जिसको जैसे सुविधा लगे वो उस अनुसार पढ़ सकता है। ठीक है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा वर्णित दिल्ली। अमीर खुसरो किरानुस सादैन में दिल्ली को हज़रत दिल्ली कहकर संबोधित करते हैं। उनके अनुसार दिल्ली ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण के चलते ठीक बुखारा जैसी थी। यहाँ के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान
जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से उन्नत थे। बर्नी के अनुसार दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वंदी तथा कस्तूनिया के समकक्ष थी। मंगोलों के कारण अज़म यानी इराक एवं ईरान में फ़ारसी संस्कृति को गहरा धक्का पहुंचा। जब उसके सभी केंद्रों का अंत हो चुका, तब दिल्ली फ़ारसी परंपरा के अंतिम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को एक नगरीय शासन व्यवस्था माना। इसामी के अनुसार दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। हिंदुस्तान 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। अमीर खुसरो भारत को हिंद तो इसामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। अमीर खुसरो के अनुसार हम भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों लोगों को यहाँ आना पड़ता है। उन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग। खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र तथा शतरंज का ज्ञान दिया है। एक बात बताना चाह रहे हैं, ये सोच लीजिए ये वीडियो जो भी बन रहा है वो रीडिंग बुक है एक तरीके से। जैसे बुक्स को अगर हम पॉइंट्स अगर नोटेट करते चलें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ये बुक भी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए हमें मध्यकालीन इतिहास जब हम ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग जो है एक प्रॉपर कुछ ऐसे क्लासेस लाएंगे जिसमें प्रॉपर चैप्टर वाइज जो है आपके जो भी इम्पोर्टेंस वन लाइनर बनेंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो पीजीटी हो, नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए वो पर्पज़ में काम आएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का जो रहेगा वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद, इस बुक के ख़त्म करने के बाद ही हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान निम्नलिखित रूप में किया है। मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस भी इस बगिया के रशक कहते हैं। इसका इलाका धरती के माथे का गहना है, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य में मामलुक सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों को निम्नलिखित नामों से पुकारा गया। पहला, दास वंश या गुलाम वंश। हालांकि यह कहना सही नहीं है, क्योंकि ऐबक एवं इल्तुतमिश दासता से मुक्ति पा चुके थे, वही बलबन नहीं। अतः इस कालावधि के सभी शासक गुलाम नहीं थे। इलबारी वंश, यह भी कहना तर्कसंगत नहीं, क्योंकि ऐबक मूलतः तुर्क था, इलबारी नहीं। वहीं इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। बलबन स्वयं को इलबारी तुर्क कहता है, परंतु उसका दरबारी इतिहासकार मिनहाज जो तथ्य देता है उससे यह सिद्ध नहीं होता। प्रथम इलबारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश था, ऐबक नहीं। वहीं बलबन को द्वितीय इलबारी वंश का शासक माना गया है। मामलुक शासक, यह कहना ज़्यादा सही है। स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चलकर दास बन जाते थे उन्हें मामलुक कहते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर यह नामकरण किया। इतिहासकार अजीज अहमद 1206 से 1290 ईस्वी के सुल्तानों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा, तो वही कुछ इतिहासकारों ने इस कालावधि के सुल्तानों को आदि तुर्क शासक कहा। पठान युग
1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की कालावधि को पठान युग कहना गलत है, क्योंकि केवल एक वंश जिसने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच राज्य किया पठान नस्ल यानी अफ़गान था। इसका शुद्ध नाम दिल्ली सल्तनत का युग कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि इस अवधि में अधिकांशतः दिल्ली ही सल्तनत की राजधानी रही। दूसरे, यह परंपरा भी रही है कि साम्राज्य को उसकी राजधानी के नाम से संबोधित किया जाए, जैसे विजयनगर साम्राज्य, मदुरा की सल्तनत आदि। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के बीच 3 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कुतुबी वंश 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। संस्थापक इसका जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नंबर 2, शमसी वंश 1210 से 1265 ईस्वी तक जो था, इसका संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था। नंबर 3 है बलबनी वंश 1266 ईस्वी से 1290 ईस्वी। संस्थापक जो इसका था वो बलबन था। उपरोक्त तीनों वंशों को सामूहिक रूप से मामलुक वंश में इतिहासकारों ने सम्मिलित किया है। आइए कुछ ब्रैकेट में पढ़ते हैं। क्रमशः पहला, शासक का नाम मामलुक या गुलाम शासक या गुलाम वंश भी कह सकते हैं। इनकी काल अवधि जो थी वो 1206 से 1290 तक थी। इसका जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक राज किया। दूसरा जो था वो आराम शाह था, वो 1210 ईस्वी में बना था। उसी समय तीसरा नंबर जो था वो इल्तुतमिश का था, जो 1210 से 1236 ईस्वी तक बना। चौथा जो है रुकनुद्दीन फिरोज थे, जो 1236 में गद्दी पर बैठे थे। नंबर 5 जो थे वो रजिया थे। रजिया जो थी वो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज की थी। नंबर 6 जो है बहराम शाह था, वो 1240 से 1242 तक शासक था। नंबर 7 जो थे वो अलाउद्दीन मसूद शाह थे, वो 1242 से 1246 तक थे। नंबर 8 जो थे वो नसीरुद्दीन महमूद थी, 1246 से 1265 ईस्वी तक। नंबर 9 जो थे वो बलबन थे, ठीक है, 1266 से 1287 तक। नंबर 10 जो थे कैकुबाद थे, जो कि 1287 से 1290 ईस्वी तक। और नंबर 11 जो थे वो कैयूमर्स थे, जो कि 1290 पर अपने सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, आगे जो है हम खिजली शासक पढ़ेंगे। ठीक है, खिलजी शासक, खिजली हम बोल रहे हैं। खिलजी शासक 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इनका शासन था। इसमें जो पहले शासक थे वो जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासन 1290 से 1296 ईस्वी तक। दूसरा शासक जो था इब्राहिम रुकनुद्दीन थे, जो कि 1296 में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तीसरा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि 1296 से 1316 ईस्वी में तक गद्दी पर थे। ठीक है, चौथा जो था वो शिहाबुद्दीन उमर था, जो कि 1316 में बैठा था। पांचवा जो था वो मुबारक शाह था, जो कि 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। और छठवा जो था वो खिलजी शासक जो थे वो नसीरुद्दीन खुसरो थे। यह खिजली शासक का नहीं था, ठीक है, लेकिन सिंहासन पर 1320 में बैठा था। अगला जो आता है बहुत ही बढ़िया वंश है, तुगलक वंश। ठीक है, इसका शासनकाल जो था वो 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके जो पहले शासक थे वो गियासुद्दीन तुगलक थे, जो कि 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और 1325 ईस्वी तक सिंहासन पर थे। दूसरा शासक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, जो कि 1325 से 1351 तक बैठे। इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल जान लेते हैं। फिरोज तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक था। नंबर 4 गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय या तुगलक शाह, 1388 से 1389।
अबू बर्क शाह जो कि 1389 से 1390, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो कि 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 और नसीरुद्दीन महमूद ये 1394 से 1412 ईस्वी तक था। अब सैयद वंश पढ़ते हैं, ठीक है। इसका शासक जो था वो 1414 से 1451 तक था, ठीक है। इसका पहला शासक था जो वो खिज्र खान था, जिसने 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा था मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। तीसरा था मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1443 ईस्वी तक। आलम शाह ये 1443 से 1451 ईस्वी तक था। लोधी वंश इसमें आता है। लोधी वंश जो था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक, यानी बाबर जब आया था, पानीपत का युद्ध हुआ था तब तक था, ठीक है। इसमें पहला शासक था बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी इसी के संग युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी का शासन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला नंबर, तुगलक वंश ने नसीरुद्दीन महमूद एवं नसरत शाह ने एक साथ एक दूसरे के समानांतर शासन किया। यदि नसरत शाह को भी शामिल कर लिया जाए तब सुल्तानों की कुल संख्या 33 हो जाएगी। इसमें शामिल एकमात्र महिला शासिका रजिया थी। दूसरा नंबर, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश 94 वर्ष तक एवं सबसे कम शासन काल खिलजी वंश 30 वर्ष का रहा। नंबर 3, शासकों में बहलोल लोधी 38 वर्ष ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। तदुपरांत फिरोज तुगलक का कार्यकाल रहा, जिसने कुल 37 वर्ष तक शासन किया था। नंबर 4, 1236 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया था। 1236 ईस्वी से 1246 की अवधि में 5 सुल्तान बनाए गए। नंबर 5, नसीरुद्दीन, खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोधी ये सुल्तान हिंदू माँ की संतान थे। नंबर 6, सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जो कि लोधी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। नंबर 9, मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मामलुक वंश में पहला शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था, जिसकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ऐबक का मतलब क्या है? ए मतलब चंद्रमा और बिक मतलब स्वामी का शाब्दिक अर्थ जो है वो चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। यानी ऐबक का मतलब है चंद्रमा का स्वामी। वही मिन्हाज के अनुसार ऐबक के हाथ की उंगली टूट गई थी, जिसके कारण उसको ऐब केसल यानी हाथ से लूला उपनाम दिया गया था, ठीक है। उपाधि पील बख्श
हाथियों का दान देने वाला, लाख बख्श, लगता, कुरान ख्वा, हातिम द्वितीय, ये इसे कहा गया था, इनकी उपाधि मिली थी। मोहम्मद गौरी ने मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि दी थी ऐबक को। राज्यारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वह मलिक एवं सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा और ना ही ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्का चलवाया। यही कारण है कि फिरोज तुगलक ने खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की सूची में ऐबक का नाम शामिल नहीं है। 3 वर्षों बाद गौर के सुल्तान महमूद से ऐबक को दास्य मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। उसने ऐबक को दास्ता से मुक्त किया और सर्वप्रथम सुल्तान कहा। उसने प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। फिरोज को से इस सम्मान को लाने वाले निजामुद्दीन महमूद हसन निजामी थे। बार बार हमें वीडियो पुश करना पड़ रहा है क्योंकि आज हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। कोई नहीं, इससे आप लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। ऐबक दास मामलुक वंश का शासक था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक ऐबक को ही माना जाता है क्योंकि इसने भारत के तुर्की राज्य को मध्य एशियाई राजनीति से बचाया रखा तथा इसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किया और बनाए भी रखा। प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। यह जनजाति अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि कुतुबुद्दीन स्वयं सुंदर नहीं था। इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। माँ बाप गरीब थे, इसलिए बचपन में ही इसे काजी अब्दुल अजीज कोकी को निशापुर यानी फारस में बेच दिया। काजी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वह अबू हनीफा द्वितीय कहलाता था। औफी के अनुसार वह ऐसा काजी था जो सुल्तान शासक पहचानने वाला था। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को गजनी में गौरी के हाथों बेच दिया। गौरी ने इसे अमीर अखूर अश्वशाला का अध्यक्ष का पद प्रदान किया। 1192 ईस्वी के बाद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1206 ईस्वी में ऐबक शासक बना। फकीमुद्दीन के अनुसार 1205 ईस्वी में ही गौरी ने उसे अपना वली अहद यानी उत्तराधिकारी घोषित कर उसे मलिक का पद प्रदान कर दिया। तो वही कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन मृत्यु से पूर्व गौरी ने कहा था अन्य सुल्तानों को 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम। अतः गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके 3 गुलाम ऐबक, नसीरुद्दीन कुबाचा एवं ताजुद्दीन एल्दौज उसके साम्राज्य के 3 दीवारें हुईं। ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, वहीं कुबाचा सिंध में। एल्दौज गजनी का सुल्तान बना और इसी आधार पर एल्दौज ने दिल्ली पर दावा किया। एल्दौज एवं कुबाचा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, जिसके कारण उसका विरोध शांत हो गया।
परंतु एल्दोज की तरफ से उसे लगातार खतरा बना रहा। यही कारण है कि प्रभावशाली सुरक्षा की दृष्टि से ऐबक सदा अपनी राजधानी लाहौर में रहा। उसे दिल्ली में रहने का अवसर कभी न मिल सका। एल्दोज ने जब दिल्ली पर अपना दावा किया तो ऐबक ने अस्वीकार कर दिया और इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया। लगभग इसी समय गजनी के ऊपर ख्वारिज़्म शाह ने हमला कर दिया, जिससे एल्दोज गजनी छोड़कर पंजाब आ गया। यहाँ ऐबक ने एल्दोज को हरा दिया। इस समय गजनी का सिंहासन रिक्त था, तो यहाँ की जनता ने ऐबक को बुलाया, लेकिन 40 दिन बाद ही जनता का ऐबक से मोहभंग हो गया और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ऐबक भागकर पुनः लाहौर आ गया और एल्दोज पुनः गजनी का शासक बन गया। बंगाल। ऐबक ने बंगाल में कैमाज रूमी को भेजा, जिसने अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बनाया। बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सांस्कृतिक उपलब्धि। नंबर 1, ऐबक के दरबार में ताज उल मासीर का लेखक हसन निजामी रहता था। हसन निजामी के अनुसार दिरहम एवं दिनार नामक सिक्के ऐबक ने चलाया था, जबकि ऐबक का भी अभी तक कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ था। नंबर 2, फ़क़े मुदबिर ऐबक का पहला वजीर था। फ़क़े मुदबिर भारत के सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। वह आदाब उल हर्ब व शुजात का लेखक था। फ़क़े मुदबिर ने 1206 ईस्वी में शजरा-ए अनसब लिखा। आदाब उल हर्ब आदाबुल मुलुक व खिफ़ायतुल मुलुक का एक हिस्सा है, जो उसने इल्तुतमिश के काल में लिखा था। नंबर 3, ऐबक ने दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव उसी ने ही रखी थी। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता, पारसियों की परिष्कृत अभिरुचि एवं शालीनता तथा ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। फरिश्ता के अनुसार यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ऐबक न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध था। मिन्हाज के अनुसार वह वीर एवं उदार हृदय सुल्तान था। लाखों का दान करने के कारण वह लाख बख्श कहलाया। हसन निजामी कहता है, ऐबक की आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब स्थापित किया। हालांकि ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं है कि उसके राज्य में शेर एवं बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अबुल फजल के अनुसार उसने भले एवं महान कार्य किए थे। मृत्यु। ऐबक की लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफना दिया गया। दूसरा शासक था आराम शाह 1210 से 1211। यह ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर में शासक बना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का ही पुत्र था। वही मिन्हाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थीं, पुत्र नहीं। अब्दुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था। आराम शाह का शासन केवल 8 माह का रहा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया। आराम शाह के 2 मुख्य तुर्क सेनानी अक्सुनकर
एवं फर्रुख शाह युद्ध में मारे गए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। इल्तुतमिश या इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। उपाधि सुल्तान सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान। मिन्हाज ने कहा, सुल्तान आजम तथा नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा ने यह उपाधि दी। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया। जाति इलबारी तुर्क, पिता इलम खां, संस्थापक सम्मी वंश या प्रथम इलबारी वंश। सम्मी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, न कि उसका वंशज। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ राज्य का रक्षक यानी स्वामी होता है। उसका समानार्थक शब्द आलमगीर या जहांगीर, विश्व विजेता भी होता है। इसका फारसी रूपांतर अल्तमस था। बदायूनी का कथन है कि इल्तुतमिश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जन्म एक चंद्र ग्रहण वाली रात में हुआ था। इल्तुतमिश सुंदर एवं बुद्धिमान था, इसलिए पिता उसको अन्य पुत्रों की अपेक्षा ज़्यादा स्नेह करते थे। इससे उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन पिता की अनुपस्थिति में उन्होंने उसको गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच दिया। इसके बाद वह 2 बार और बिक गया। बुखार में वह वहाँ के सरदेजहाँ के यहाँ रहा। सरदेजहाँ के परिवार से इल्तुतमिश बुखारा हाजी नामक दासों के एक व्यापारी के अधिकार में आया। यहाँ जो हम बुखार पढ़ देते, सॉरी गलती से, वो बुखारा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा नामक व्यापारी ने उसको बेचने के लिए गजनी लाया, लेकिन मोहम्मद गौरी उसकी महंगी कीमत नहीं दे पाया। अतः गौरी ने इल्तुतमिश को गजनी के बाज़ार में बेचने पर पाबंदी लगा दी। यहीं गजनी में ही ऐबक की नज़र इल्तुतमिश पर पड़ी। उसने गौरी से उसे खरीदने की अनुमति मांगी। गौरी ने ऐबक से कहा कि व्यापारी उसे दिल्ली ले जाए, क्योंकि गजनी में उसका क्रय विक्रय वर्जित है। तदुपरांत ऐबक ने इल्तुतमिश एवं तमगाज रूमी को आहलीवाड़ की लूट के पैसे से 1 लाख जीतल 2 सहस्त्र चांदी का टंका से दिल्ली के बाजार में खरीदा। 1 लाख जीतल से खरीदा था, याद रखना। ऐबक उसे पुत्र कहकर पुकारता था। मिन्हाज के अनुसार सर्वप्रथम ऐबक ने उसे सरजानदार अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया। ग्वालियर विजय 1200 ईस्वी के पश्चात सर्वप्रथम इल्तुतमिश को ही वहाँ का किलेदार एवं नगर का अमीर बनाया गया। इसके बाद इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण इक्का बदायूं का पहला इक्कादार बनाया गया। रेवटी के अनुसार बदायूं की इक्का दिल्ली साम्राज्य में सबसे उच्च थी। 1206 ईस्वी में गौरी का खोखरों से संघर्ष हुआ। युद्ध में इल्तुतमिश ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। उसने खोखरों को झेलम नदी में ढकेल दिया। प्रभावित मोहम्मद गौरी ने अपने दास के दास इल्तुतमिश को ऐबक की दासता से मुक्त करा दिया। खुद गौरी ने अपने सामने उसका मुक्ति पत्र लिखवाया था।
उसने इल्तुतमिश को खिलाअत दिया और ऐबक को निर्देश दिया कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। वैसे भी ऐबक उसके संग बुरा व्यवहार कहा कर रहा था, क्योंकि वह एक महान व्यक्ति बनेगा। ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के एक अमीर अली इस्माइल ने उसे दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। यहीं पर इल्तुतमिश ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और 1211 ईस्वी में जूद के मैदान में उन विद्रोहियों को परास्त किया जिन्होंने उसे सुल्तान मानने से इनकार किया था। डॉक्टर अर्नोल्ड ने सर्वप्रथम यह मत प्रकट किया है कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था, परंतु अधिकांश इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय काजी वजीरुद्दीन कासानी के नेतृत्व में यह जानने के लिए रुके कि क्या उसने मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है। उसने अपनी दरी के नीचे से स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र निकालकर उसके सामने रख दिया। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तब उसके सामने एल्दौज एवं कुबाचा की समस्या तो थी ही, साथ में कुतबी एवं मुइज्जी अमीरों का विरोध, बंगाल विद्रोह तथा मंगोलों के संभावित हमले की समस्या भी विद्यमान थी। इसी के साथ उसे दिल्ली सल्तनत को वैधानिक मान्यता भी दिलानी थी। मिन्हाज के अनुसार दैवीय अनुकंपा के कारण या अपने ही सतर्क कार्य प्रबंधन के फलस्वरूप इल्तुतमिश को उन सब पर विजय प्राप्त हुई। एल्दौज इल्तुतमिश का सबसे मुख्य शत्रु गजनी का शासक एल्दौज था। इल्तुतमिश जब शासक बना तो एल्दौज ने दास्य मुक्ति पत्र एवं दुर्बास, 2 शीर्षों वाला दंड जो राजत्व का प्रतीक था, भेजा। इल्तुतमिश ने अभी उसका विरोध करना उचित न जानकर इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे चलकर जनवरी 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने एल्दौज को हराकर इस अप्रत्यक्ष अधीनता से मुक्ति पा ली। तराइन के तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1216 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। उसने अब से दिल्ली सल्तनत को सदा के लिए गजनी के प्रभाव से मुक्त कर लिया। एल्दौज को गिरफ्तार कर बदायूं लाया गया, जहां आज भी उसकी कब्र है। मिन्हाज के अनुसार उसका मकबरा एक तीर्थ स्थान बन गया। लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उसकी रूह से प्रार्थना करते थे। नेक्स्ट है कुबाचा। यह मुल्तान एवं सिंध का शासक था। इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में कुबाचा से लाहौर छीन लिया। वह इल्तुतमिश से चिनाब पर स्थित मंसूरा में हार गया। इल्तुतमिश ने लाहौर में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की नियुक्ति की। अंततः कुबाचा ने 1227 ईस्वी से 1228 ईस्वी में सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। 1228 ईस्वी में मुल्तान एवं ऊच को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसी सिंध अभियान के दौरान मिन्हाज इल्तुतमिश के संपर्क में आए। सिंध में देवल राज्य के सुमरा राजा सिनानुद्दीन चनीसर ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने लाहौर, मुल्तान एवं सिंध सूबों का गठन कर यहाँ पर 2 अलग सूबेदार नियुक्त किए। कुतबी एवं मुइज्जी अमीरों का विरोध एवं चालीसा का गठन। मोहम्मद गौरी के सरदार मुइज्जी एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर कुतबी कहलाते थे।
हालांकि इल्तुतमिश इन अमीरों का बहुत सम्मान करता था। वह कहता था कि उसका दिल करता है कि वह मुइज़्ज़ी एवं कुतुबी अमीरों के हाथ पांव चूमे, लेकिन फिर भी वे इल्तुतमिश का विरोध करते थे। यह समस्या तब और गहरी हो गई जब ताजिक एवं तुर्कों का संघर्ष उभर कर सामने आया। इल्तुतमिश की शक्ति के आधार विदेशी मुसलमान थे। मिन्हाज के अनुसार यह विदेशी मुसलमान तुर्काने पाक अस्ल यानी तुर्क दास अधिकारी और ताजिकाने गुजिदा वस्ल यानी ताजिक थे। ताजिक कुलीन तो थे लेकिन गैर तुर्क मुसलमान थे। वे मावरा उन नहर एवं खुरासान के ईरानी थे। तुर्की अमीर ताजिकों की नवी सद लिपिकार के रूप में भर्त्सना करते थे। इल्तुतमिश का वजीर जुनैदी मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी, जो मंगोलों से लड़ने के पश्चात दिल्ली आया, फ़खरुल मुल्क इसामी, जो कि फुतुह सलातीन के लेखक इसामी का पूर्वज था, आदि उसके प्रसिद्ध ताजिक अधिकारी थे। इल्तुतमिश ने तुर्क गुलामों शमसी दास को लेकर एक विलक्षण दल चेहरल गानी या चालीसा का निर्माण किया। इनको चेहरल गानी या 40 के समूह की संज्ञा बर्नी ने दी थी। किसने दिया था चालीसा का समूह का या संज्ञा? तो बर्नी था, बर्नी ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। 40 की यह संख्या कोई विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि मिन्हाज केवल 25 शमसी अमीरों का ही विवरण देता है। 40 के सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने खान की उपाधि चलाई। चालीसा ने यदि सुल्तान को सुदृढ़ किया, जो कमज़ोर भी था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये तुर्क गुलाम शक्ति संकेंद्रण का केंद्र बने। पहले वे ख्वाजातास एक स्वामी के दास तथा एक दूसरे को भाई भाई समझते थे, परंतु इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद वे सुल्तानी की भूमिका में आ गए। मिन्हाज बताता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात वे आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और एक दूसरे से कहते थे, मैं और अन्य कोई नहीं। आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। बर्नी के अनुसार प्रत्येक दास अधिकारी ने घोषणा की, मैं और दूसरा कोई नहीं। मंगोलों की समस्या। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के ही काल में 1221 ईस्वी में मंगोल तेमुचिन यानी चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया। चंगेज खान स्वयं को खुदा का कहर कहता था। उसे महान एवं शापित भी कहा जाता था। दरअसल इसी समय चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के ऊपर आक्रमण किया। ख्वारिज्म कैस्पियन सागर के तट पर भाग गया। वहीं उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्नी भागकर भारत पहुंचा। उसने इल्तुतमिश के पास शरण मांगने हेतु अपने दूत आइनुल मुल्क को भेजा। इधर चंगेज खान उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आके रुक गया। इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए जलालुद्दीन के दूत का वध करवा दिया और नम्रतापूर्वक कहलवा भेजा कि दिल्ली की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। चंगेज खान वापस चला गया।
यद्यपि चंगेज खान का उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना न था, परंतु यदि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता दी होती तो संभवतः वह दिल्ली पर आक्रमण जरूर करता। इस प्रकार अपने सूझबूझ से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के हमलों से बचा लिया। बुद्धिमानी का काम किया था इल्तुतमिश ने। जलालुद्दीन मंगबरनी एक साहसी एवं योग्य नेता था। खोखरों की सहायता से मंगबरनी ने कुबाचा को हरा दिया था। वह 3 वर्ष भारत में रहकर 1224 ईस्वी में वापस चला गया था। स्वयं चंगेज खान उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपने पुत्रों से कहा कि एक पिता को ऐसा ही पुत्र चाहिए। वस्तुतः पंजाब में मंगबरनी के ठहरने का मुख्य परिणाम यह हुआ कि कुबाचा की शक्ति नष्ट हो गई। अवध में पिरथू वर्तु का विद्रोह इल्तुतमिश के समय हुआ। अवध में पिरथू वर्तु का जो विद्रोह है वो इल्तुतमिश के समय हुआ। कहा गया है कि इस विद्रोह को दबाने में 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया गया। इल्तुतमिश के अंतिम समय में दिल्ली के इस्माइली शियाओं ने उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसे दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयत्न किया था। बंगाल की समस्या इल्तुतमिश जब दिल्ली का शासक बनता है तो उसी समय आलिमर्दान खान ने स्वयं को बंगाल का शासक घोषित कर सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। लेकिन 2 वर्ष पश्चात हुसामुद्दीन एवाज खिलजी नामक व्यक्ति ने